तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका 2026 का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही पास है। बहुत ही कितना पास है, मेरे हिसाब से 1 महीना या 1.5 महीना अब में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आपको 1 महीना ही मान के चलना है। भले आपको एक्स्ट्रा मिल जाए वो सब बात की बातें हैं, लेकिन आपको फ़िलहाल अपनी जो स्ट्रेटजी रखनी है वो 1 मंथ वाली रखनी है कि लास्ट जो 1 मंथ होता है उस लास्ट 1 मंथ में क्या किया जाए, क्या ऐसा किया जाए जिससे स्कोर बूस्ट हो, या क्या अपनी कैसी गलतियां, अपनी सिले मिस्टेक्स जो हो रही हैं आपसे, जो क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं, इन सबको कैसे टैकल किया जाए कि इजी सवाल भी गलत हो जा रहे हैं। तो इन्हीं सब पे मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, लास्ट तक ज़रूर देखना। कई लोगों को मैंने देखा है वो लास्ट तक वीडियो देखते नहीं हैं और फिर कमेंट करते हैं, तो थोड़ा मुझे भी अच्छा नहीं लगता है रिप्लाई करने में कि यार आप लास्ट तक देख लेते तो आपको समझ में आ जाती। और अगर आप वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगे, आप चैनल में पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना भाई। अगर आपके अभी फ़िलहाल 130 140 आ रहे हैं मॉक में, तो आप डेफिनेटली 150 प्लस एग्ज़ाम में स्कोर करोगे। और कैसे करोगे वो मैं बताऊँगा आज। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करें कि क्या आपका सिलेबस कंप्लीट है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका यही होना चाहिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप अभी ही कई लोगों से पीछे हो, क्योंकि एक से एक रिपीटर पड़े हैं जिनने मैंने 3-3 4-4 बार सिलेबस कर रखा है और आपने एक भी बार नहीं किया, तो आप उनके साथ कैसे फाइट कर पाओगे। तो सबसे पहले जिन्होंने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है, ये जो भी आपकी समस्याएं हों, तो सबसे पहले आपको काम करना है कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना ही है। और करना है तो इतने अच्छे से करना है कि वो एग्ज़ाम में भी आप कर पाओ। ऐसे नहीं कि बस हाँ क्लास चल रही हो गया काम ख़त्म, ऐसे कंप्लीट नहीं करने का कोई मतलब होता है। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब आपने क्लास ली, उस क्लास की आपने सीट्स लगाई और उस सीट्स के बाद आपने उसके जितने PYQ हैं 2020 से लेके 25 तक वो सारे लगाए, 500-600 सवाल, तब जाके वो एक टॉपिक कंप्लीट होता है। कई लोग केवल क्लास लेते हैं और बस उसके बाद उनका ख़त्म, तो ऐसे नहीं होता है। हाँ, तो जिन्होंने कायदे से कर रखा है कि वीडियो भी देखी है, सीट्स भी लगाई है और इसके बाद PYQ भी लगाए हैं 400-500, तो उनके लिए तो भाई बेस्ट है। उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, उनके बहुत ज़्यादा 2-3 टॉपिक बचे होंगे, वो ये भी कर लेंगे। लेकिन जो केवल ये वाले होते हैं ना कि बस वीडियो देख लिए, उनको लगता है सिलेबस कंप्लीट, तो भाई इसको सिलेबस कंप्लीट नहीं करना कहते हैं, इसको केवल टालना कहते हैं। तो आपने टाल दिया है और आप दोबारा करोगे ना तो आप भूल जाओगे, आपको याद ही नहीं रहेगा कि मैंने ऐसा कुछ पढ़ा भी था। तो इसीलिए सिलेबस कायदे से कंप्लीट करना चाहिए। पहले तो मैं यही बता दूं, जो भी अगली बार की करें। और इस बार वालों देखो आपका सब सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो मैं उसी के लिए स्ट्रेटजी बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या एक्स्ट्रा करना है, तो एक्स्ट्रा में आपको इस समय केवल और केवल करना है रिवीजन। फिर लगाना है आपको मॉक। फिर आपको करना है सिली मिस्टेक्स पे काम। और इसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ जो करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो एक्स्ट्रा चीज़ वो है GS के लिए, और GS में आपको करंट एक्स्ट्रा करनी है। तो आप पूछोगे भैया करंट क्या करें एक्स्ट्रा में आपको 6 महीने की करनी, यानी आप कुल मिला के ये समझो कि जनवरी से लेके अभी तक, अभी क्या क्या चल रहा है, जून चल रहा है, तो जनवरी से लेके तक की आपको करंट एकदम कायदे से रट डालनी का मतलब क्या है, मैंने ऑलरेडी एक करंट पे वीडियो बना रखा है, नहीं तो मैंने अपने टेलीग्राम पे भी वो डाल दिया है कि करंट कैसे करनी है। तो 4 टीचर्स मैंने बताए थे, उनसे आपको करनी है। एक है परचम क्लासेस, दूसरा है इंडोलोगस और उत्कर्ष के बाद अपना परमार सर। इन 4 लोगों की आपको मंथली देखनी है, समझ गए। और इसके बाद आपको एक बुक लेनी है स्पीडी।
इससे भी आपको मंथली कर लेनी। तो बस इतना आपको करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दिन भर करंट पढ़ो, लेकिन आपको फ़िलहाल 1 से 2 घंटे देने पड़ेंगे। अगर आपने पहले करंट नहीं पढ़ा है तो आपको 2 घंटे आराम से करंट को देने चाहिए। 2 घंटों में से 1 घंटे में आप क्लास ले लो एक टीचर की, जैसे मैंने जनवरी की परचम की क्लास ले ली, और इसी के बाद मैं स्पीडी में गया, एक घंटे मैंने स्पीडी से जनवरी पढ़ ली। ठीक है, और जो भी लेना लेटेस्ट वाली स्पीडी लेना भाई लोग। ठीक है, तो क्या करना है, अब फिर अगले दिन क्या करना है, जैसे जनवरी की ही पढ़ी है तो जनवरी की ही फिर से पढ़ लेना, लेकिन वो इंडोलोगस से पढ़ लेना, और फिर स्पीडी से 1 घंटा जनवरी कर लेना। फिर अगले दिन फिर मतलब 4 दिन आपको यही करना है। तो 4 दिन में आपकी स्पीडी भी कंप्लीट हो जाएगी 2 घंटे करके, और चारों लोगों की क्लासें भी कंप्लीट हो जाएगी, यानी 4 दिन में 1 मंथ कंप्लीट। हाँ, तो इसी तरह जैसे आपने ये 4 दिन किया, 4 गुणा 6 करें अगर 6 महीने की करंट, यानी 24 दिन में आपकी करंट कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपका मार्क्स ज़रूर बूस्ट करेगी। जिसके भी मार्क्स जितने भी आ रहे हैं आप +5 करके चलो, क्योंकि मॉक में आपके वो नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि मॉक में उस हिसाब की पुराने आप प्रीवियस ईयर दोगे तो उसमें पिछली वाली करंट आएगी, तो आपको वो याद ही नहीं होगी। लेकिन जब एग्ज़ाम आएगा तो उसमें तो नई करंट आएगी ना। आराम से भाई जो करंट अच्छे से करेगा ना, उसके 5 से 10 नंबर। लोग जीएस में कहते हैं ना स्कोर कैसे, जीएस में लोगों का स्कोर 20 ही आता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा आ जाता है वो करंट से आ जाता है, तो कुल मिला के 30 हो जाते हैं। यानी आपको ये समझो कि 40 सवाल में से 20 केवल सवाल सही करने होते हैं, जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, इन सब से। तो क्या यार आप 40 में 20 नहीं कर पाओगे? अगर आप 15 भी कर लो 40 में से, और 10 आप करंट के कर लोगे, तो 15 10 25, यानी 25 नंबर आपके फिर भी जीएस में आ जाएंगे। तो भाई जीएस का यही था समाधान। और जीएस में इसके अलावा क्या करना है, करंट तो आपने कर ली, ठीक है, आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है भाई। किसी की भी, इवन परमार सर की भी क्लास आ जाए भाई, आपको नहीं पढ़नी, नहीं देखनी आपको। आपका केवल और केवल फोकस इस समय होना चाहिए रिवीजन पे। जो भी आपने नोट्स बना रखे हों या नहीं बना रखे हों, तो आपके पास बुक होगी उनकी, परमार सर की, तो केवल और केवल वही बुक और नोट्स, केवल वही पढ़ो भाई। जीएस कभी टाइम कंज्यूमिंग होती ही नहीं है, समझ रहे हो आप। जीएस में टाइम की कभी कोई दिक्कत नहीं आती। जीएस में केवल आपका नॉलेज और ऑप्शन एलिमिनेशन, ये 2 चीज़ें वर्क करती हैं। तो आप अगर निट्टो एक बार कर लेना, निट्टो हाँ काफ़ी हेल्पफुल रहती है, कई क्वेश्चन एलिमिनेट करने में मदद करती है, तो निट्टो आप ज़रूर कर लेना। और निट्टो के साथ अगर आपने निट्टो कर लिया हो तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नया नहीं करना है, केवल आपको रिवीजन करना है। वो आप बुक से भी कर सकते हो, अपने नोट्स बना रखे हो उससे भी कर सकते हो, और साथ में अगर आपके पास टाइम बचे तो आप क्विज लगाते रहना। और क्विज प्रीवियस ईयर वाली ही लगाना, केवल 25 वाली ही क्विज लगाना, और ज़्यादा ओल्ड या और ज़्यादा नई के पीछे मत भागना। केवल 25 वाली क्विज लगा लेना। साथ में जो अगर कर पाए एक्स्ट्रा, जिसका ये सब हो गया हो, तो अभी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था भाई, ये बिल्कुल कर लेना, बहुत हेल्पफुल होगा। कई सवाल इसी से सीधा उठ के आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे। अभी सिलेक्शन वाला भी होगा ना, उससे भी कई सवाल आ जाएंगे। तो ये हाँ, इतना आप केवल कर लो। आपको कुछ नई क्लास किसी की नहीं लेनी है कि 4-4 घंटे भाई मैराथन पे मैराथन होके पढ़ें। भाई जिसका नहीं भी हुआ है ना, उसको भी मैं यही कहूँगा, मतलब जिसका ये नहीं हुआ है, सिलेबस भी नहीं हुआ है, तो भाई आप कोशिश करना कि ये रट्टा आप किसी की क्लास देखने से अच्छा कोई नोट्स या किसी बुक से कर लो, तो आप ज़्यादा कर पाओगे। आप ऐसे 6-6, 7-7 घंटे दोगे, आपका एक टॉपिक सही से कवर नहीं होगा। लेकिन अगर आप यही बुक में दोगे तो कुछ तो आपके दिमाग में बैठेगा ही। ठीक है भाई, तो यही था जीएस के लिए कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। वो अब परमार सर की ब्लिट्ज जो अभी चल रही, एक क्लास आप देख सकते हो। बाकी जीएस में अभी देखो, आपको जीएस में 2 घंटे तो इसी में देने, यानी कुल मिला के आपको 3-4 घंटे जीएस में लास्ट टाइम देने पड़ेंगे। अगर आपके बाकी 2 सही हैं तब की बात कर रहा हूँ मैं, कि जिनके 130-140 आ रहे हैं, यानी उनके बाकी 2 ठीक ठाक हैं। यानी ठीक ठाक का मतलब इंग्लिश में उनके 80+ आ जा रहे हैं, रीजनिंग में उनके 40-45 आ जा रहे हैं, वो इनमें ध्यान दें। अब जिनके इंग्लिश में ही 80 नहीं आ रहे हैं, रीजनिंग में 30 आ रहे हैं, इंग्लिश में 60-70 आ रहे हैं, तो वो जीएस में ध्यान देंगे तो कोई सेंस ही नहीं है उस चीज़ का।
जीएस में ध्यान उनको देना है जिनके बाकी 2 सब्जेक्टों में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, यानी 150 में से जिनके 130 आ जा रहे हैं 2 सब्जेक्ट में से, वो अगर जीएस में ध्यान दे के यहाँ 30 ले आएंगे तो 160 हो जाएंगे, और ना 30 तो 20 भी लाएंगे तो 150 तो आसानी से ही आ जाएंगे। जब अच्छे लेवल का एग्ज़ाम होगा तब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ईजी होगा तो इन्हीं 150 में से आपसे 140 145 ले आओगे, और जीएस में जहाँ आप 20 लाए तो 165 हो गए। समझ गए? आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बता रहा हूँ जो फिजिबल ना हो या जो आप कर ना पाओ, बहुत ही लॉजिकल चीज़ें हैं। अब बात करें देखो इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश का बहुत ड्रामा है। देखो आपने वोकैब कर ही रखी होगी, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब जिसने नहीं की है तो यार भाई अब आपके लिए तो कोई घूंटी है नहीं। ब्लैक बुक आपको करनी ही होती है, ब्लैक बुक, या ब्लैक बुक ना सही तो किसी से भी जिसमें आपने प्रीवियस ईयर की सारी वोकैब कर रखी हो, आपने उसमें मार्क कर लिया होगा कि मुझे ये वोकैब नहीं आती हैं, तो आपको डेली बेसिस पे केवल वही वाली रिवाइज करनी है। अगर ब्लैक बुक जिसने की है तो उसको पता होगा कि उसमें मान लो 1600 थी इंटो, तो उसमें से उसकी केवल 300-400 ही बची होगी जो उसको नहीं आती होगी, तो उसको केवल वही 300-400 करनी है। उसको वो पूरा 1600 में नहीं ध्यान देना है, या ध्यान दो भी तो इसको एक स्किमिंग के ऐसे बस हाथ धरो और निकालते जाओ, उसको पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ऐसा काम, ठीक है। तो जीएस में वोकैब के लिए ये हो गया। साथ में बात करें कि एडिटोरियल करना है आपको। एडिटोरियल वही इंग्लिश माध्यम, भाई ये चलते रहने देना, ये आखिरी दम तक चलते रहने देना, इसको छोड़ना नहीं। डेली एक पीडीएफ आती है, एडिटोरियल करो। एडिटोरियल से पैसेज के टाइप में क्वेश्चन आते हैं वो करो, PQRS आते हैं, क्लोज आते हैं, भाई चलते रहने दो, रोको ही मत, उसको तो रोकना ही नहीं है आपको, वो बराबर चलते रहने देना है, ठीक है। इसके अलावा जिसको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने हैं कि जिसके PQRS और क्लोज और पैसेज ये सब गलत हो रहे हैं, तो फिर आप प्रीवियस ईयर लगा सकते हो। क्लास इसमें भी मत देखना, अब क्लास देखने का कोई सेंस है नहीं। 30 दिन बचे हैं, आप कुछ नहीं कर पाओगे क्लास देख के। अब केवल और केवल आपने जितना पढ़ रखा होगा और उतने की ही आप प्रैक्टिस करोगे तो बस वही आपके काम आएगी। तो प्रैक्टिस आपको कैसे करनी, प्रैक्टिस आप बुक से कर सकते हो या आप कोई क्विज वगैरह लगा के कर सकते हो, ठीक है। तो इंग्लिश में मैंने क्या बता दिया, वोकैब के लिए बता दिया, साथ में एडिटोरियल इंग्लिश माध्यम का चलते देना है। और बात करें PQRS, क्लोज और पैसेज की, तो जो आपने प्रीवियस ईयर, और अगर आपने सारे प्रीवियस ईयर लगा रखे हैं तो आपने उनमें मार्क भी कर रखे होंगे कि ये वाला मुझसे गलत हुआ, तो आप वो वाले भी कर सकते हो। और कुछ नई चीज़ें जैसे पूछी जाती हैं, थीम्स, टोन्स, ये सब जो चीज़ें नहीं पूछी जाती ना, उनकी क्लास एक बार और देख लेना। उनके जो अपने नोट्स बना रखे होंगे ना, आपने किसी का बैच लिया होगा या कहीं से भी यूट्यूब वगैरह से पढ़ा होगा, तो आपने उनके नोट्स बना रखे होंगे, तो उनको ज़रूर रिवाइज कर लेना, जो पैसेज में थीम, टोन्स वगैरह आते हैं, ठीक है। अब बात करें ग्रामर की। ग्रामर, तो ग्रामर में भाई जो सबसे ज़्यादा दिक्कत दी है इस बार, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, इन्हीं सब ने बहुत ज़्यादा दिक्कत दी है कि, और यही हमेशा स्कोरिंग भी होते हैं, क्योंकि भर भर के सवाल आते हैं, 20-20, 30-30 सवाल इन्हीं से आ जाते हैं। और हमेशा स्टेनो में यही हुआ है कि इन्हीं से सबसे ज़्यादा सवाल आते रहे। लेकिन पिछली बार क्या हुआ, पिछली बार एकदम उल्टा सीधा कुछ भी पूछ रखा है 25 वाले में, तो लड़के यार कंफ्यूज हुए हैं, क्योंकि बहुत ही इलॉजिकल चीज़ें पूछी हैं। जो PQRS भी पूछे थे ना, वो भी बहुत इलॉजिकल थे, वो सब आगे पीछे हर तरफ से वो सही ही लग रहे थे, ऐसा कोई कह ही नहीं सकता था कि नहीं ये गलत है। लेकिन भाई वो SSC है, वो कुछ भी कर सकती है, आपको उस बेसिस पे नहीं रहना। अगर आपका गलत होगा ना तो गलत बाकी 90 का भी होगा, ठीक है। तो आप उसके पीछे परेशान ना होने लगना कि नहीं मेरा तो सही ही होना चाहिए। अरे भाई ठीक है, आपके 100 में 90 आ रहे हैं, 10 छूट रहे हैं, कोई बात नहीं, होने दो भाई। इतना भी पीछे नहीं पड़ जाना है कि SSC कुछ भी कर रही है और आप उसी में परेशान हो। कई सारे जो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव के सवाल हैं, उनमें कुछ में बहुत दिक्कतें आएँ, तो उनके भी आप पीछे ना पड़ जाना कि ऐसा नहीं है ना कि जैसा पिछली बार हुआ है वैसा इस बार, क्या पता इस बार 24 वाला आ जाए, मतलब ईजी ही आ जाए, क्या पता पिछली बार वाले से भी हार्ड आ जाए, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो आप इसके चक्कर में परेशान ना हो ना, ये कभी कंपटीशन का पार्ट नहीं होते हैं।
2 4 5 सवाल आपको एक मतलब छोड़ के ही चलने पड़ेंगे कि चलो ठीक है, नहीं हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उनके चक्कर परेशानी करना लेना। बाकी जो है एरर वगैरह ढूंढने के, फिलअप वगैरह, ग्रामर वगैरह, वो सब तो अपने हाथ में है ना। तो जो अपने हाथ में है वो तो कर सकते हैं। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव के जितने सारे रूल्स हों भाई, एक बार एकदम कायदे से रिवाइज कर डालना। और जो 25 में आए हैं ना, उनको एक बार फिर से देख लेना। आपने मॉक लगाए होंगे, क्विज लगाई होगी, उनमें तो आपने नोट्स बनाए होंगे ना उसके, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट की जो गलत हो रहे हैं। तो आपको नया कुछ नहीं करना है, आपको केवल जो आपने कर रखा है ना उसी को एक बार रिवाइज कर लेना। जो आपने मॉक दे रखे हैं सब कुछ आपको रिवाइज कर लेना है, आपको कुछ नया नहीं करना है, ठीक है। तो ये बात हो गई इंग्लिश की। इंग्लिश और जीएस की बात हो चुकी है। अब बात करें रीजनिंग का। कर्सर रीजनिंग में बहुत दिक्कतें आ रही लोगों को। मेन दिक्कत आ रही टाइमिंग की, कि भैया टाइमिंग नहीं सही है। टाइमिंग उनकी नहीं सही है जिन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है। वो कौन से लोग हैं जिन्होंने केवल क्लास देखी और सीधा मॉक लगाने लगे, सीधा क्विज लगाने लगे। तो उनको लगता है कि यार अब तो होना चाहिए। आपसे सवाल हो तो जाता है, लेकिन आपसे सवाल वो बहुत डिले हो जाता है। मतलब आपको सोचने में ही टाइम लग जाता है कि यार ऐसे ऐसे होगा, लेकिन वो आपको टाइम लग रहा है। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन ही मान लो एक चैप्टर है, आप कर तो लोगे वो, लेकिन आपको इतना टाइम लग जाएगा और बाद में होगा क्या कि लो आंसर ही नहीं आया। तो ये केवल लैक ऑफ प्रैक्टिस है आपकी, कि आपने उतनी प्रैक्टिस ही नहीं करी। कितनी प्रैक्टिस इनफ होती है भाई? आपके एक एक टॉपिक के कम से कम 500 सवाल आपने जब बुक से प्रैक्टिस कर रखे होंगे ना 2-3 बार, तो आपको कभी टाइमिंग में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब जो दिक्कत है सो है, अब तो आप कुछ उसमें कर नहीं सकते हो। तो अब आप यही कोशिश करो कि डेली एक टॉपिक उठाओ और बुक से या किसी भी चीज़ से टॉपिक वाइज भी उसकी प्रैक्टिस करते रहो, साथ में सेक्शनल भी लगाते रहो। और सबसे मेन चीज़ होती स्किप करना। जितनी जल्दी आप क्वेश्चन स्किप करोगे उतना जल्दी आपका टाइम सेव होगा। मैं क्या करता था सबसे पहले मैं वो सवाल करता था जो मुझे श्योर शॉर्ट हैं। जैसे अब मान ले इसी की बात करें, मैथमेटिकल ऑपरेशन की। भाई मैं इसमें 100% श्योर हूँ कि मैं ये सही कर लूँगा, क्योंकि वो तो मैथ है ना, उसमें कुछ गलत होना ही नहीं है। इसके बात करें मैं रिलेशन वाले क्वेश्चन की, उसमें भी मैं 100% श्योर हूँ कि इसमें कुछ गलत हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब बात करें उसके बाद और भी कई सवाल होते हैं जैसे फिगर वाले होते हैं, तो उनको तो मैं देखते ही करता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि भाई इनमें मैं श्योर हूँ। केवल कुछ सवाल होते हैं जैसे पजल के सवाल हो गए, उनमें भाई टाइम लगता है, तो इनको आप स्किप कर दो कि इनको चलो लास्ट में करेंगे। और कौन से सवाल आपको स्किप करने चाहिए? पजल हो गया, सिलोगिज्म आप पहली बार में कर सकते हो, एकदम सामने दिखा रहता है। पजल के अलावा इस बार जो नए टॉपिक आए हैं वो कथन निष्कर्ष वाले, तो उनको भी आप पहली बार में स्किप ही कर दो, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े कभी स्टेटमेंट आ जाते हैं, तो टाइम लग जाता है पढ़ने में। और वही टाइम तो बचाना है। आपके जो 50 सवाल हैं वो 50 ही नंबर के हैं। एक सवाल एक सवाल आपको उसी महत्व के साथ देना है उसको टाइम, क्योंकि सबके लिए इक्वल है। अगर आप कोई सवाल 2 मिनट में कर रहे हो और उसका 1 नंबर मिल रहा है, वही सवाल आप 30 सेकंड में कर रहे हो, उसका भी आपका 1 नंबर मिल रहा है, तो सबसे पहले आपको वो चूज करना है जो सवाल आप 30 सेकंड में कर रहे हो। ये कैसे पता चलेगा? ये आप जब मॉक लगाओगे ना, तो आपका टाइम ऊपर लिख के आता है कि नॉर्मल लोगों ने इतना टाइम लिया, आपने इतना टाइम लिया। तो जिसमें आपने नॉर्मल लोगों से कम किया हो, बस अगली बार से जब मॉक देना ना, तो उसी टॉपिक के सवाल सबसे पहले लगाना, आप ये ध्यान रखना। और जिसमें आपने नॉर्मल लोगों से ज़्यादा टाइम लिया हो, तो अगली बार आप मॉक देना ना, तो उसी को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना, पहले स्किप कर देना। चाहे ईजी हो, चाहे टफ हो, चाहे जैसा हो, पहली बार में स्किप, जब दोबारा आना तब उनको करना। तो आपको ये अपने ही मॉक से एनालाइज करना पड़ेगा कि किन किन टॉपिक्स में आपको ज़्यादा टाइम लगता है और किन टॉपिक्स में आपको नॉर्मल से, एवरेज से कम टाइम लगता है। जिनमें आपको एवरेज से कम टाइम लगता है उनको आप हमेशा पहले करना, और जिनमें आपको एवरेज से ज़्यादा टाइम लगता है उनको आप हमेशा लास्ट में करना। तो रीजनिंग के लिए यही हुआ, ठीक है। बात करें तो तीनों सब्जेक्ट वाइज तो हो गई बात। रिवीजन कैसे करना है? तो भाई रिवीजन केवल आपने जो नोट्स बनाए हो, कुछ नया मत ले लेना, ना किसी की बुक ना किसी का कुछ,
आपको कुछ भी नया नहीं लेना है। आपके पास जो भी मटेरियल है, जो भी आपने बना रखा है, केवल उसी से करना। और हो सके तो जो 2025 वाले चीज़ें हैं उनको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से कर लेना, जो जो पूछा गया था। केवल स्टेनो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, CGL, CHSL, MTS, CPO, जितने भी आपने सेक्शनल लगाए होंगे उनमें से कई सारे क्वेश्चन आपके गलत हुए होंगे, तो उनको आप ध्यान से कर लेना, ठीक है। बात करें मॉक की, तो आपको डेली एक मॉक देना है। जो भाई जिनको मैं मेंटोरशिप कर रहा हूँ, मेंटोरशिप मेरा जो बैच है फ्री है भाई, वो पेड वाला नहीं है 200-300 वाला, ठीक है, सब मुफ्त सुविधा है। तो उनको मैं डेली भाई 1 महीने से डेली एक मॉक लगवा रहा हूँ, और आप मानोगे नहीं, लोगों का स्कोर जो है इम्प्रूव हुआ है। और यही जो लोग अगर लास्ट में लगाते ना, तो ये पैनिक में ही रहते महीने भर कि यार स्कोर नहीं आ रहा, स्कोर नहीं आ रहा, स्कोर नहीं आ रहा, मॉक लगा लिया मैंने, स्कोर नहीं आ रहा। तो भाई ये पैनिक ऐसे ही दूर होता है कि आपने पहले ही आधी चीज़ें कर रखी हैं। अब उनके ये समझो आप कि उनके मॉक पूरे कंप्लीट होने जा रहे हैं। 2017 से लेके 2025 तक के पूरे मॉक लगवा दिए मैंने, एक एक मॉक। तो जो बंदा इतने मॉक लगा चुका होगा, 50-60 फुल मॉक लगा चुका होगा, उसको टाइमिंग का इशू तो आना ही बंद हो गया होगा। टाइमिंग का इशू केवल उसको आएगा जिसने प्रैक्टिस नहीं करी, और मैंने इतनी प्रैक्टिस करा दी है कि उनको टाइमिंग का इशू आएगा ही नहीं। तो जिनके ये मॉक हो गए हैं वो क्या करें कि भैया मेरे तो स्टेनो के सारे फुल मॉक हो गए हैं। तो अब आपको करना ये है, मैंने 2025 वाले भी करा दिए हैं, आपको ध्यान होगा, जो भी मेंटोरशिप में है उनको पता होगा। बाकी जिन्होंने नहीं किए हैं, सबसे पहले वो यही करें, जितने 25 में आए हैं सेक्शनल वाइज, CGL, CHSL, MTS, CPO, जितने भी सेक्शनल हैं, आपको ये नहीं देखना है कि ये स्टेनो का है, कि CGL का है, कि CHSL का है। आपको ये नहीं देखना है, आपको केवल टॉपिक देखना है। रीजनिंग आती है, मैंने कर दी। इंग्लिश आती है, मैंने कर दी। GS आती है, मैंने कर दी। मैथ नहीं आती है, मैंने नहीं की, बात ख़त्म, ठीक है। तो आपको केवल अपनी अपनी चीज़ें देखनी है और बाकी चीज़ें हटा देनी है एक साइड में। अब बात करें सिली मिस्टेक की, तो सिली मिस्टेक कब होती हैं? सिली मिस्टेक होती हैं तब जब आता है एग्ज़ाम ईजी। तो भाई जब भी आपके सामने कोई ऐसा सवाल आए ना कि जिसको आपको लगे कि ये तो ईजी है, भाई 1 मिनट, बस 1 सेकंड ऐसे गहरी सांस ले लेना ऊपर को, ठीक है। इसके बाद कहना हाँ ये मुझे आता है, और धीरे धीरे करना, वो अपने आप तेज़ हो जाएगा, अपने आप तेज़ हो जाएगा, अपने आप सही हो जाएगा। सिली मिस्टेक तब होगी जब आपको लगेगा ईजी है और आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, तो आप जल्दी के चक्कर में वो सवाल कर दोगे गलत, और वही सवाल आप गलत कर दोगे, और बाद में जब देखोगे आके, अरे यार यहाँ तो 5 into 6 होना था, हमने तो 5+6 कर दिया। होता होगा कि नहीं, आप ये हम जो बता रहे हैं वो प्रैक्टिकल है कि नहीं, ये देखो। ऐसे काउंटिंग फिगर्स में, अरे यार ये तो मैंने एक गिना ही नहीं। भाई वो इजी है, लेकिन तब इजी है जब आप उसको पेशेंसली करोगे। अगर आपने उसमें थोड़ा भी ध्यान भटकाया, कोई भी हो, काउंटिंग फिगर्स का हो, मिरर इमेज का हो, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी सवाल हो, आपको केवल अगर जैसे ही आपको इजी दिखता है ना, तो आपको 1 सेकंड का पॉज ज़रूर लेना है, एकदम शांत हो जाना है, एकदम सुन्न, कि मतलब सोचना ही नहीं। जैसे आपको दिखा, आपको लगा इजी है, मुझे आता, 1 मिनट सुन, आंखें बंद, आंखें खोलो, चारों ऑप्शन देखो, इसके बाद टिक कर दो, ठीक है। इजी आते ही तुरंत मत करने लगना, 1 सेकंड का पॉज बहुत ज़रूरी है। जैसे ही इजी सवाल दिखे, 1 सेकंड का बस पॉज लेना, इसके बाद उसको सॉल्व करना, ठीक है भाई। नहीं तो आप तुरंत मारोगे और तुरंत आपका गलत भी हो जाएगा। इजी देखते ही लोग बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, मैं भी पहले करता था, अभी भी हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको गलतियों से सीखना है। गलतियां ज़रूरी नहीं कि गलतियां ना हो, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन गलतियों से सीखना ज़रूरी है। और आपने मॉक कॉपी बना रखी होगी भाई, सभी लोगों ने नहीं बना रखी होगी तो अब नई चीज़ मैं क्या बताऊँ आपको। तो जो मॉक कॉपी बना रखी है उसको अब डेली बेसिस पे आपको रिवाइज करना है, डेली बेसिस पे उसको रिवीजन करना है। जो जो आपने गलतियां की हैं, या जो क्वेश्चन कठिन आए थे आपने लिखे हैं, या जो भी हो, आपने यस को नो पढ़ लिया। कई बार इंग्लिश में आता है, बताओ
कि ये कौन सा एंटो नहीं है और लोग कर देते हैं। तो भाई जब भी कोई सवाल आए ना, सबसे पहले उसका क्वेश्चन ज़रूर पढ़ना आप। ये नहीं कि आप क्वेश्चन पढ़े नहीं, सीधा आपने देखा सीरीज का सवाल होंक दिया और पूछ रहा था उसमें कि कौन सा गलत है और आपने लगा दिया कौन सा सही है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है भाई। आप अपने हिसाब से अगर चलोगे ना तो फिर आपके बहुत सारे सवाल गलत होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, 1 मिनट का पॉज लो कि क्या यही चीज़ वो पूछ रहा है, क्या वो एंटोनेम ही पूछ रहा है कि एंटोनेम नहीं पूछ रहा है। तो प्लीज़ इस पे ज़रूर ध्यान देना। एक बार क्वेश्चन को पेशेंटली, आपका 1 सेकंड में कोई टाइम कम नहीं पड़ जाएगा भाई। 1 सेकंड में आपका टाइम कम नहीं पड़ जाएगा। आपका 1 सेकंड आपका 1 नंबर बचाएगा। 1 नंबर ये और 0.25 जो माइनस मार्किंग का होता है वो, तो आपके इतने नंबर बच जाएंगे। केवल 1 सेकंड बस आपको जब भी नया क्वेश्चन देखना है, भड़बड़ाना नहीं है, एकदम पेशेंटली उसको हैंडल करना है। जितना आप कामली उस क्वेश्चन हैंडल करोगे उतनी कम आपकी सिली मिस्टेक होंगी। अब आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ोगे कि उसमें यस लिखा है कि नो और आपने मार दिया, तो भाई गलत तो होना है। इसलिए ईजी आए या टफ आए, आपको पेशेंटली 1 सेकंड पहले उसको कायदे से पढ़ना है। क्वेश्चन कायदे से पढ़ना बहुत ज़रूरी, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और क्या इससे आएंगे ईजिली? बिल्कुल आएंगे, 110% आएंगे ईजिली। और जिनके आएंगे वो तो भाई कमेंट कर ही देंगे एग्ज़ाम के बाद। तो आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आ गई होगी। और ये 30 डेज ही मान के चलना, ये ना सोचना कि बहुत ज़्यादा टाइम। इसके अलावा जो मिले वो तो अपना मज़े वाला टाइम है कि उसमें तो हम और रिवीजन कर लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन आपको फ़िलहाल 30 डेज ही मान के चलना है कि आज 21 तारीख है तो अगले 21 को मेरा एग्ज़ाम है, ये सोच के चलो, इतनी प्रैक्टिस करो, ठीक है। आपको टाइम मैंने बता ही दिया है भाई। आपको आराम से 4 घंटे तो आपको जीएस के लिए देने पड़ जाएंगे। इसके बाद आपको 2 घंटे आपको मॉक एनालिसिस ये सब करोगे, 2-3 घंटे इसमें देने पड़ जाएंगे, ठीक है। 1 घंटा आपको रीजनिंग में देना पड़ जाएगा अलग से। और इसके बाद 1 घंटा रीजनिंग में हो गया, इसके बाद 2-3 घंटे आपको इसमें देने पड़ेंगे, इंग्लिश में देने पड़ेंगे। 4, 3, 7, 3, 10, 1, 11, तो 10-11 घंटे आपको देने पड़ेंगे। अब भाई 30 दिन बचे हैं, यही 10-12 घंटे आप दे दोगे ना तो आपको कट ऑफ नहीं देखनी पड़ेंगी। और हाँ, आपको पढ़ना पड़ेगा। स्किल साथ में आप करते रहो 1-2 घंटे जो भी आपकी कोचिंग है, बाकी आपको पढ़ाई के लिए इतना टाइम देना पड़ेगा और जितने भी डिस्ट्रैक्शन हैं उनसे दूर रहना पड़ेगा, ठीक है भाई। आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।